हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 का विद्युत चुम्बकीय तरंगे। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर नंबर 8 और नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। चलिए भाई साहब, तो नाम क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यहां से अपनी फिजिक्स भाई साहब बिल्कुल चेंज हो रही है। अभी तक आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा है, ठीक है ना। और फिर आपने क्या पढ़ लिया? फिर आपने पढ़ लिया प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र। प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र आपने देख लिया कि बदलता हुआ धारा ऊपर नीचे हो रही थी। अब आप पढ़ रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और आपने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों जान लिए हैं। अब आप पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो पहला मन में सवाल आता है कि सर ये विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आवेश रुका हुआ है, आवेश क्या है? रुका हुआ। अगर आवेश रुका हुआ है तो केवल क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। अगर आवेश एक कांस्टेंट चाल से गतिमान है u से, पहले u इक्वल टू 0 था, तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और साथ में क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र भी। अगर गतिमान है, गतिमान है मतलब आवेश चल रहा है, किसी कंडक्टर पे, धारावाही चालक पे चल रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र तो है ही, हमारी पुरानी वाली थ्योरी, गुलाब है तो खुशबू होगी, है ना। अब इसके बाद देखिए, अब आवेश जो है, आज जो आपका आवेश होगा गतिमान तो होगा, मगर कैसी गति करेगा? त्वरित गति। कैसी गति? हाँ, मतलब वेग में परिवर्तन होगा, वेग में। तो भैया त्वरित गति करेगा आवेश। अगर आवेश त्वरित गति करेगा तो त्वरित गति करने से विद्युत क्षेत्र तो होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। और अगर ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं, कैसे हैं? अगर ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं, है ना, त्वरित गति के दौरान, तो एक तरंग उत्पन्न होगी जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब भाई साहब अब तरंग में हम आने वाले हैं। तरंग, जी हाँ बिल्कुल, तभी उत्पन्न होगा। तरंग का मतलब होता है वेव। तरंग का मतलब क्या होता है? वेव। तरंग का मतलब क्या होता है? अब भैया तरंग क्या है? तो आपसे पूछा जाए तरंग क्या है ना, ऊर्जा के चलने का स्टाइल है। तरंग क्या है? ऊर्जा के चलने का। दो चीजें बहुत आपको अब आने वाली है भाई, फिजिक्स एकदम से स्टेशन बदल रही है। फिजिक्स जो है पटरी चेंज कर रही है, हाई लेवल पे जा रही है फिजिक्स, ठीक है ना। तो भैया आपके पास जो ऊर्जा का विकिरण आता है, क्या आता है? विकिरण। ऊर्जा का विकिरण, इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। रेडिएशन के बारे में बहुत बहस हुई है हमारे फिजिक्स के इतिहास में। रेडिएशन के बारे में बहुत बहस हुई है। रेडिएशन मतलब सूर्य के सामने खड़े होने पर, मैं सूर्य का एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ से लाइट का एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइट मेरे ऊपर आ रही है, तो सूर्य के सामने खड़े होने पर पे जो सूर्य से ऊर्जा हम पर आती है वो किस तरीके से आती है? सूर्य से जो हमारे पास जो ऊर्जा आती है वो कैसे आती है? तो बहुत लोगों ने कहा कि सूर्य जो है ऊर्जा के छोटे छोटे कण फेंकता है। क्या फेंकता है? जो हमको दिखाई नहीं देते, जो हमको दिखाई नहीं देते। उन कण को कहा जाता है क्वांटा। क्या बोला जाता है? क्वांटा, जिसका नाम पड़ गया फोटॉन। क्या पड़ गया? फोटॉन। तो यहां से विकिरण की एक प्रकृति डेवलप हुई जिसका नाम है भैया कण प्रकृति। क्या नाम है? कण प्रकृति। कौन सी प्रकृति? कौन सी प्रकृति? कण प्रकृति। ऊर्जा का बंडल, ऊर्जा का पैकेट, ऊर्जा का पैकेट, उसको कण बोला गया। ऊर्जा के पैकेट को क्या बोलते हैं? फोटॉन। ऊर्जा के पैकेट को क्या बोलते हैं? फोटॉन। हाँ, विकिरण जो सूर्य से ऊर्जा या किसी भी लाइट के स्रोत से हम पर ऊर्जा आती है, उसके बारे में बहस की गई कि वो ऊर्जा कैसे आती है, वो कैसी होती है। तो बताया गया कि भैया पहले ऊर्जा के कण आते हैं। कौन आते हैं? कण आते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में बात की थी आइजैक न्यूटन ने। किसने बात की थी? अब आपको पता है कि न्यूटन इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि उनकी बात को गलत कहना किसी की हिम्मत नहीं थी। समझ गए? उनकी बात को गलत कहना किसी में हिम्मत उस समय नहीं थी। 17वीं सेंचुरी के पहले उनकी बात को गलत ठहराने की किसी में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि न्यूटन इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इतने बड़े आविष्कारक थे कि उन्होंने जो कह दिया
जनता वही सही मानती थी कि भाई जब इतना बड़ा आदमी बोल रहा है तो गलत कभी बोल नहीं सकता है। तो कण प्रकृति पहली प्रकृति होती, कण प्रकृति। उसमें यह कहा गया कि लाइट जो आती है उसमें लाइट के छोटे छोटे बंडल आते हैं एनर्जी के, उन बंडल को हम क्वांटा बोलते हैं, उन बंडल को हम फोटोन बोलते हैं। समझ में आया? हाँ। अब दूसरी प्रकृति क्या की गई कि लाइट जो है वो तरंगों के रूप में आती है। लाइट किसके रूप में आती है? जो प्रकाश है, प्रकाश तरंगों के रूप में आता है। तो प्रकाश जो है वो एक तरंग के रूप में आता है। तो दूसरी थ्योरी बनी तरंग प्रकृति, जिसको बोलते हैं भाई साहब वेव थ्योरी। क्या है? वेव थ्योरी, है ना, कि लाइट जो है वो तरंग के रूप में आती है। लाइट किसके रूप में आती है? तरंग के रूप में। अब आपके मन में ये तरंग 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 वेव क्या होती हैं ये समझ में आता नहीं होगा। आइए एक एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं। सांप यहाँ से चला और उसे जाना यहाँ है, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे कोई मेढक बैठा हुआ, उसको खाना है, हाँ या ना। सांप कैसे चल के जाएगा? ऐसे चल के जाएगा कि नहीं चल के जाएगा? चल के जाएगा ना। और देखा जाए तो जाना एक्चुअली कहाँ था? दो बिंदु के बीच में सीधे, यस और नो। मतलब इफेक्टिव विस्थापन ये है कि नहीं है? इफेक्टिव विस्थापन दो बिंदु के बीच का ये है, मगर सांप ऐसे चल रहा है, यस और नो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया ये क्या है? ये चलने का स्टाइल है। क्या है? चलने का स्टाइल। तो जो वेव होती है, जो तरंग होता है, तरंग भी चलने का क्या है? स्टाइल है। हर बच्चा अपनी अपनी अलग अलग स्टाइल से चलता है। समझ गए ना? देखे होगे आप किसी को स्टाइल से पीछे से देख के बता दोगे फला फला टीचर है, हाँ या ना। अलग अलग स्टाइल से चलता है ना। किसी को भी देख करके आप बता दोगे कि ये फला फला व्यक्ति है, क्योंकि सबके चलने का स्टाइल क्या होता है? अलग अलग, थोड़ा सा अलग होता है। कुछ बच्चे कॉपी भी करते हैं कि ऐसे ऐसे सर ऐसा चला करते हैं, है ना भाई। तो चलने का स्टाइल होता है। तो तरंग भी क्या है? तरंग एक स्टाइल है, वे ऑफ प्रोपोगेशन है, मतलब चलने का तरीका है। तरंग क्या है? चलने का तरीका। कोई ऐसे चलता है, कोई उछल उछल के हुप हुप करके चलता है। तो तरंग चलने का तरीका है। किसके चलने का तरीका? ऊर्जा के। किसके चलने का तरीका? मेरी ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? साउंड एनर्जी। कौन सी एनर्जी? साउंड एनर्जी। मेरी ध्वनि ऊर्जा आपके कानों तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है? कैसे पहुंच रही है? तरंग के माध्यम में। किस माध्यम में? मेरी जो वेव बन रही हैं वो तरंग मेरी ऊर्जा आपके कानों में लेके जा रही कि नहीं जा रही हैं? तो तरंग ही तो लेके गई ना। तो तरंग क्या है? तरंग ऊर्जा का वाहक है। तरंग ऊर्जा का, लिख लो भैया पहली लाइन। अब नहीं पूछना, क्योंकि पिछले साल 11वीं में अच्छे से तरंग नहीं पढ़ा था, तो जितना तरंग जरूरी है उतना तरंग तो पढ़ाएंगे। तो लिखो भैया तरंग ऊर्जा का वाहक है। तरंग ऊर्जा का वाहक है। तरंग ऊर्जा का वाहक है। और तरंग में द्रव्यमान स्थानांतरित नहीं होता भैया, पता है ना? बोलो। तरंग में द्रव्यमान स्थानांतरित, परंतु ऊर्जा स्थानांतरित होती है। हाँ, जैसे ये डोरी है, ये डोरी तान के खींच दी यहां से, गुर्र, हाँ ना, तरंग बनेगी नहीं बनेगी? मगर यहाँ की जो रस्सी का द्रव्यमान था वो यहीं रहेगा कि यहाँ पहुँच जाएगा? यहीं रहेगा। मगर जो विक्षोभ आपने दिया है वो विक्षोभ एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पहुँचेगा। और विक्षोभ क्या है? ऊर्जा है। विक्षोभ क्या है? ऊर्जा, हाँ या ना। जो डिस्टरबेंस दिया है, अरे भाई कोई डोरी खींच दी आपने और आपने यहाँ पे डिस्टरबेंस दे दिया, झिंग मार दिया, यहाँ पे जर्क दे दिया, झटका मारा, तो यहाँ पे झटका ट्रेवल करेगा नहीं करेगा? एक कोने से दूसरे कोने में पहुँचा कि नहीं पहुँचा? तो बताओ यहाँ वाली रस्सी का द्रव्यमान क्या यहाँ पहुँच गया कि नहीं पहुँचा? मतलब तरंग में कभी द्रव्यमान का स्थानांतरण केवल किसका होता है? हाँ, ऊर्जा का। क्लियर हुआ कि नहीं? अरे कई तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। वो तो आपको एक ये बस पता है, बहुत तरीके हैं। अब जल में उठने वाली तरंग ऐसे ऐसे उठती ही नहीं उठती, बताओ। तो एक तरंग कैसे हुई? जल में उठने वाली तरंग कैसी होती? वृत्ताकार। कैसी होती है? वृत्ताकार, हाँ या ना। पानी वहीं का वहीं रहता है, केवल डिस्टरबेंस चलता जाता है, हाँ या ना। केवल डिस्टरबेंस आगे मूव करता जाता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्यों नहीं? कौन को नॉट क्लियर? नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता है। अब एक काम करना, कागज़ का टुकड़ा लेना और बीच में पानी में रखना, पानी में कुछ कागज़ का टुकड़ा किनारे रखना और पानी में ऊपर से एक चना डालना टुप से, समझ गए ना? तुम देखना जो इधर पे कागज़ का टुकड़ा है वो ऐसे ऐसे मूव करेगा। नहीं, ऐसे भी मूव करेगा, समझ गए ना? वो ऐसे मूव करेगा। तो
कोने में इसलिए जाएगा क्योंकि उसको गतिज ऊर्जा मिल रही है, कोने में इसलिए जाएगा थोड़ा बहुत क्योंकि उसको गतिज ऊर्जा मिल रही है। मगर ये नहीं समझिए कि तरंग में, देखो कण वाइब्रेट होता है अपनी जगह पे, अपनी जगह पे क्या होता है, वाइब्रेट होता है, मगर अपनी माध्य स्थिति को नहीं छोड़ता यार, याद रखो। कण अपनी माध्य स्थिति को कभी छोड़ता नहीं है। माध्य स्थिति मतलब दोल, जो अपनी माध्य स्थिति, जैसे पेंडुलम होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक स्केल है, हाँ या ना, तुमने स्केल को इस सिरे में यहाँ पे कोई ब्लॉक रख दिया और तुमने इसको मारा, खर्र, बोलो हाँ, तो ये माध्य स्थिति के आजू बाजू होती कि नहीं होती है, होती है ना, थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगी क्योंकि प्रतिरोध है, क्योंकि क्या है, अब हाँ होती रहेगी। समझ में आ गया? अगर प्रतिरोध नहीं होगा तो वैक्यूम में होती रहेगी। मगर दूसरा भी नेचर है भैया, प्रत्यास्थता, क्या है, हाँ प्रत्यास्था भी नेचर है। तो ऐसा नहीं कि वैक्यूम में कर दोगे तो वो रुकेगी नहीं, प्रत्यास्था का भी फैक्टर है। समझ गए ना? और बिल्कुल एकदम फ्री हो तो हो गया, मोशन होता रहेगा। हाँ ये तो उतना ज़्यादा इलास्टिक, हाँ हाँ जी, नहीं घूमोगे, ये तुम्हें गोल गोल घुमा के छोड़ रहा है, तुम्हारा हाथ पकड़ा है, बोलो हाँ, जिस बिंदु पर छोड़ेगा, मान लो यहाँ पे छोड़ा, मतलब लट्टू की तरह घुमाया ना, अच्छा लट्टू की तरह तुम्हें घुमा करके अगर छोड़ दे, हाँ भाई, तो लट्टू की तरह अगर घुमा करके छोड़ देगा तो वैक्यूम में भाई साहब आप जो है अर्थ की वैक्यूम नहीं, उसको ग्रेविटेशनल जोन कहो, क्योंकि वैक्यूम में तो मर जाओगे, वैक्यूम में तो गैस ही नहीं है। समझ गए ना? आप उसको आउट ऑफ द ग्रेविटी बोलना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, आउट ऑफ द ग्रेविटी बोलना चाह रहे हो, तो आप वहाँ पर उसी माध्यम में बुर्र घूमते ही रहोगे। समझ गए ना? उसमें घूमते ही रहोगे। स्पेसशिप कभी डिस्टर्ब होते हैं तो वो घूमते रहते हैं, तो इसीलिए उसमें वो एग्जॉस्ट लगे होते हैं, फुस फुस करके उनको फिर वापस सेटल करते हैं। हाँ बोलो। हाँ आउट ऑफ ग्रेविटी मतलब अर्थ के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर। हाँ मतलब अपन को जैसे सैटेलाइट को वो करते हैं, हाँ किसी कक्षा में लगाते हैं, हाँ, अगर अपन चलेगा तो अपन को भी अर्थ घुमाएगा, बिल्कुल घुमाएगी। आपकी अगर वेलोसिटी उतनी दे दी गई है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाए, ये वाला फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इक्वल टू Gm1m2 अपॉन कितना, r²। अगर और सेंट्रीपिटल फोर्स किससे कन्वर्ट होता है, mv² अपॉन r। तो आपके हाथ में वेलोसिटी और रेडियस है, वहाँ है ना, तो अगर वेलोसिटी और रेडियस का एडजस्टमेंट कुछ ऐसा बन गया कि ये दोनों मिलकर के किसके इक्वल आ गए, Gm1m2 अपॉन r² के, तो आप भी चांद बन जाओगे किसी के। समझ गए ना भाई? वेलोसिटी और रेडियस का ही एडजस्टमेंट है। सर एक बार वेलोसिटी दे दी तो वेलोसिटी में तो चलती रहेगी, बिल्कुल चलती रहेगी, बिल्कुल चलती रहेगी, क्योंकि वृत्ताकार पाथ में किया गया कार्य बराबर कितना होता है, 0। कितना होता है, 0 होता है। 0 मतलब किसी प्रकार की एनर्जी का गबन नहीं होगा, मतलब एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी, आप जिंदगी भर घूमते रहोगे। चलो भैया, गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है क्या? बाहर निकलें गुरुत्वाकर्षण से, है ना? तो भाई साहब तरंग की प्रकृति जो होती है, यहां पर मैंने बताया कि विकिरण 2 प्रकृति में सामने आता है, एक कण प्रकृति में और एक तरंग प्रकृति में। ठीक है? क्यों नहीं होती हैं? अगर आपके पास स्टैंडिंग वेव है तो समाप्त हो जाएंगी, और अगर आपके पास में ऐसी वेव है जो कभी समाप्त ना होने वाली हैं, जो उनकी बाउंड्री नहीं है, तो वो समाप्त नहीं होंगी, मगर उनका आयाम कम हो जाता है। अब जैसे स्टैंडिंग वेव का मतलब, 2 सिरे पर आपने रस्सी बांध ली है, तो यहाँ पर आपने यदि जो है इस तरीके से, है ना, अप्रगामी तरंगे ले ली हैं, तो इस तरीके से ये वेव यहाँ से यहाँ तक बनेगी, क्योंकि बाउंड्री निश्चित है। क्योंकि बाउंड्री क्या है, निश्चित है। परंतु कुछ तरंगे हैं, अब आपने कहा जल में आपने पत्थर डाला, जल में आपने पत्थर डाला भाई साहब, तो उसमें भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता जाता है कि ऊर्जा को वो कम करता जाता है, आयाम उसका कम होता जाता है और अवमंदित हो जाता है। जैसे आप पत्थर डालते हो, तो जहाँ पर पत्थर डालते हो वहाँ पर वाइब्रेशन हैवी बनते कि नहीं बनते, धीरे 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 वाइब्रेशन क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये आयाम कम हो जाता है, आयाम क्या हो जाता है, कम। तो इस तरीके से आयाम जो होता है ये धीरे धीरे जो होता है कम हो जाता है, और हम ये मानते हैं कि तरंग जो है समाप्त हो गई है। परंतु ऐसा आपके पास कोई माध्यम हो जो या तो आयाम को प्रभावित ना करे, या जो तरंग है उसका आयाम हमेशा कांस्टेंट बना रहे, जैसे प्रकाश वैक्यूम में, वैक्यूम में प्रकाश, समझ में आ रहा है, वैक्यूम में लाइट, वैक्यूम में कभी समाप्त नहीं होती है। कारण
सूर्य हमसे कई करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर की दूर पे बैठा, बोलो हाँ या ना, बैठा कि नहीं बैठा है। सूर्य से चलने वाली किरण हम तक आती कि नहीं आती है, हाँ या ना। वही किरण जो सूर्य से चलती है, जो बहुत दूर है सूर्य से, प्लूटो, कौन है, प्लूटो पर भी वो किरण पहुंचती है, क्योंकि सौर मंडल में वही चक्कर काट रहा है, हाँ या ना। बस अपने यहाँ 8 मिनट में आती है, कितने में आती है, और प्लूटो में पहुंचती होगी वो जितने समय मेरे को पता नहीं है, मगर पहुंचती है। हो सकता है 6 दिन में पहुंचे, या हो सकता है 6 घंटे में पहुंचे, मेरे को इसका अंदाज़ा नहीं है, मगर पहुंचती तो है। क्योंकि बीच में ये प्लूटो है, हाँ या ना, किरण चलेगी, बीच में किसी प्रकार का उसको लेने वाला कोई माध्यम नहीं है। और भैया ये क्या है, तरंग ही तो है, हाँ या ना। क्या लॉस भाई, वैक्यूम का मतलब देखिए, हाँ देखिए दबाव 0 है वहाँ पे, दबाव कितना है, 0, हवा नहीं है, दबाव कितना है, 0। दबाव कब बनेगा, जब आप किसी ग्रह पे पहुंच जाओगे। दबाव यानी प्रेशर तब जनरेट होगा जब आप किसी ग्रह पे पहुंच जाओगे। वहां पर बीच में कुछ भी नहीं है, यानी वैक्यूम निर्वात है एक तरीके से, इसलिए आपकी जो तरंगे होती हैं बिना इंटरप्शन के आगे बढ़ती जाती हैं। और यहाँ से ये बात क्लियर हो रही कि जब तक बीच में कोई सामने नहीं आएगा तब तक जो प्रकाश तरंग है यथावत चलती रहेगी। देखिए अब ये सवाल है कि जितनी लाइट हमारे यहाँ पहुँच रही है क्या उतनी वहाँ पर पहुँचेगी। लाइट की जो अमाउंट हम तक पहुँचती है वो होती है लाइट की इंटेंसिटी, लाइट का आयाम। समझ में आ गया, लाइट का आयाम। तो लाइट का आयाम ये डिपेंड करता है कि उसका वायुमंडल कैसा है, उसका वायुमंडल कैसा है, क्योंकि लाइट को ग्रह पर पहुंचने के पहले किसको फेस करना पड़ेगा, वायुमंडल को। किसको फेस करना पड़ेगा, वायुमंडल का। जैसे हमारे वायुमंडल में भी ओजोन परत है, और ओजोन परत जो होती है सबसे पहले क्या गायब करती है, उसका लाइट का जो पराबैंगनी पार्ट है, जो सबसे घातक पार्ट है, उसको गायब करती है। चलो आया समझ में। हाँ भाई साहब, बिल्कुल चलता जाएगा, बिल्कुल चलता जाएगा। हाँ, क्या टॉर्च बंद कर दिए तो जो आपने प्रकाश की किरण भेजी है, भाई एक बात बताइए, हमारे पास जो सन की लाइट आ रही है वो कब की है, जब 8 मिनट पहले जो टॉर्च जली थी तब की ना है। 8 मिनट बाद अगर सन बंद हो जाए तो जो 8 मिनट पहले लाइट थी वो तो आएगी ना, उसके बाद वाली बंद हो जाएगी ना, हाँ या ना भाई साहब। तो यही स्थिति है, वो टॉर्च के समान ही तो काम कर रहा है। और वहाँ से जो 8 मिनट पहले वो बर्न हो रहा है वहाँ पे सन, उसकी लाइट हमारे पास 8 मिनट बाद पे आके गिरती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वो तो दूरी इतनी ज़्यादा है कि इतना समय लगता है, हम और आप रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम और आप जिस लाइट के नीचे बैठे हैं वो लाइट बहुत पास में हमारे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए, तो भैया तरंग क्या है, तरंग ऊर्जा के संचरण का माध्यम है। तरंग क्या है, ऊर्जा के संचरण का माध्यम है, और ऊर्जा के चलने का स्टाइल है, ऊर्जा के चलने का स्टाइल है। तो तरंग ऊर्जा के चलने का स्टाइल है। मेरी वॉइस एनर्जी आपके पास भी एक विशेष प्रकार की स्टाइल से पहुंच रही है। क्या है, कंप्रेशन रेफ्रैक्शन, यानी संपीड़न और विल्लन, संपीड़न और विल्लन। ऋतिक रोशन वाला डांस याद आया, ऋतिक रोशन वाला डांस। संपीड़न फिर पीछे करता है, विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन। समझ में आ गया। तो पहले कण दबेंगे, मैंने बोला हु, कण पास के दब गए, हाँ या ना, कण पास के दब गए। अब ये अपना दबाव आगे वाले को देंगे तो खुद क्या हो जाएंगे, विरल, खुद क्या हो जाएंगे, विरल। दबाव कहाँ बढ़ गया, आगे बढ़ गया, फिर आगे वाले दबा गया, खुद क्या हो गए, विरल। इस तरीके से जो तरंगे मेरे मुंह से निकल रही हैं वो तरंगे कहलाती हैं दाब तरंगे। ध्वनि वेव कैसी है, ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, दाब तरंग। कैसी तरंग है, दाब तरंग। समझ में आया। प्रेशर वेव कैसी वेव है, प्रेशर वेव। तो जितनी आपको ध्वनि सुनाई दे रही है वो प्रेशर वेव है। कण ही नहीं है तो कहाँ से आएगी आवाज़। लाइट के लिए कण की आवश्यकता नहीं है ना, लाइट विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है। अब भैया तरंग के प्रकार पे जाना पड़ेगा फिर उसके लिए अपन को, क्लास 11वीं। तरंग के प्रकार, तो तरंग 2 प्रकार की होती हैं, एक यांत्रिक तरंगे
और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे। समझ में आया? तरंग कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। तरंग कितने प्रकार की? 2 प्रकार की भाई साहब। एक होती है यांत्रिक तरंग। कौन सी तरंग? यांत्रिक तरंग। ये वे तरंगे जिनको माध्यम की जरूरत होती है, जिनके लिए माध्यम रिक्वायर होता है, उनको यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। और वे तरंगे जिनको माध्यम की जरूरत नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। भैया ये बिल्कुल अलग है, ये माध्यम की जरूरत होती है और इसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वे तरंगे जिनमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है, मतलब ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। आइए, तो ये हो गई तरंगों की बात। तो तरंग क्या है? तरंग जो है ऊर्जा के चलने का तरीका है। समझ में आया? तरंग ऊर्जा के चलने का तरीका है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर पूर्ण रूप से घुस रहे हैं। तो सनलाइट की हम बात कर रहे थे कि हमारे पास लाइट 2 तरीके से आ सकती है, कण प्रकृति से, न्यूटन ने जिसके बारे में बात किया। बाद में आकर के डी ब्रोगली ने बताया कि भैया जो लाइट है वो तरंग माध्यम से। डी ब्रोग, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, कौन आए थे यार, हाँ थॉमस यंग आए थे। थॉमस यंग ने लाइट के तरंग नेचर होने की पुष्टि करी। लाइट के तरंग नेचर होने की क्या करी? पुष्टि करी। देखिए थोड़ा सा 11th क्लास तरंग आएगा, सब आएगा आइए भी। तो लाइट के थॉमस यंग ने लाइट के तरंग प्रकृति होने की पुष्टि करी कि जो लाइट आती है वो तरंग प्रकृति में आती है। किस तरीके से आती है? तरंग प्रकृति में आती है। समझ गए ना? मतलब लाइट के आने का स्टाइल है, एक पर्टिकुलर क्या है? स्टाइल है, वेव स्टाइल है। और लाइट अपनी ऊर्जा जो है तरंग के अंदर भर के लाती है। मेरी ऊर्जा आप तक पहुंच रही, किसके साथ पहुंच रही है? तरंग के साथ। किसके साथ? ध्वनि तरंग के साथ। हाँ या ना? तो मेरी ऊर्जा आपके तक कैसे पहुंच रही है? ध्वनि तरंगों के साथ पहुंच रही है। तो ऐसे ही लाइट की ऊर्जा जो है पृथ्वी तक पहुंचती है लाइट वेव्स में। किस में पहुंचती है? अब 2 बहुत मेजर डिफरेंस है, तरंग व किरण। तरंग व किरण, प्रकाश तरंग, प्रकाश किरण, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आइए देखते हैं प्रकाश तरंग व प्रकाश किरण में क्या फर्क है। बेटा जब तक आप तरंग का बिहेवियर पढ़ोगे तो आप उसके स्टाइल के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में पढ़ोगे? स्टाइल मतलब तरंग कैसी है, दिखती कैसी है ना? स्टाइल क्या? चलने का, चलने का तरीका। स्टाइल मतलब चलने का तरीका। तो ये देखिए, मान लीजिए यहाँ से आपने लाइट फेंकी है इस पॉइंट तक, तो ये लाइट का सिग्नल यूं गया, गया कि नहीं गया? या आपने लाइट मारी कुछ तरीके से, मान लीजिए आपने पत्थर मारा किसी पानी पे, ये पत्थर मारा पानी पे और यहाँ पर कोई मछली है, यहाँ पर कोई क्या है? मछली। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? यहाँ पे कोई क्या है? मछली। आपने पत्थर मारा, ये देखो पहला तरंग का विक्षोभ आया ना, दूसरा ऊ। यस और नो? ये क्या वाइब्रेशन जा रहा है? क्या जा रहा है? ये वाइब्रेशन जा रहा है, विक्षोभ जा रहे हैं। मगर विक्षोभ जाने की दिशा क्या है? ये ना है? बोलो हाँ। तो भैया ये जो पैटर्न बन रहे हैं ये क्या है? ये डिस्टरबेंस का टाइप है, ये विक्षोभ का प्रकार है। अरे भैया हम मछली की बात कर रहे हैं यार, वो तो हर तरफ जाएगी ना, विक्षोभ तो हर तरफ ट्रेवल करेगा, हमको मछली से मतलब है। तो मछली तक जाने का जो दिशा है वो क्या है? ऐसी है कि नहीं है? त्रिज्यीय दिशा में है कि नहीं है? तो बच्चे इसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। समझ गए? ऊर्जा संचरण की दिशा को क्या बोलते हैं? किरण। ऊर्जा संचरण की दिशा को क्या बोलते हैं? लिखो भैया। ये सब किरण हैं, ये सब क्या है? किरण है। मगर ये क्या है? तरंगे। ये क्या है? ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ये क्या है? तरंगे। लिखो, ऊर्जा संचरण की दिशा को किरण बोलते हैं। ऊर्जा संचरण की दिशा को किरण बोलते हैं। ऊर्जा संचरण की दिशा जो होती है उसको किरण बोलते हैं। ठीक। और ऊर्जा संचरण का जो प्रकार होता है, ऊर्जा संचरण का तरीका, और ऊर्जा संचरण का तरीका तरंग होता है। समझे कि नहीं समझे? ऊर्जा संचरण का तरीका जो होता है वो क्या होता है? तरंग होता है। और ऊर्जा संचरण की जो दिशा होती है उसको क्या बोलते हैं भैया? किरण। आओ, चलिए, ये चैप्टर मोस्ट ऑफ द टाइम्स थ्योरेटिकल है। केवल ले दे के 1-2 फॉर्मूले हैं बेटा, वो आपको मैं रटवा दूंगा एक तरीके से, उनका डेरिवेशन भी नहीं, उनको रटना है। क्या करना है? रटना है। प्रकाश का वेग निकालने का सूत्र, कौन सा सूत्र? बस 1-2 फॉर्मूले आएंगे,
थोड़ा सा 11वीं का कंसेप्ट जहाँ पर अनटच रहेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, आप लोग बताइएगा, वहाँ पर मैं आपको 11वीं का कंसेप्ट सिखाऊंगा, है ना। बाकी मोस्ट ऑफ द चैप्टर में थ्योरी है। क्या है? थ्योरी। 3 नंबर का आएगा बेटा एग्जाम में, और 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 ऑब्जेक्टिव ही आते हैं ज़्यादातर। समझ में आया कि नहीं है? 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, सरल चैप्टर है। चलिए आइए, लिखिए पहला, विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं? पहला क्वेश्चन। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं? समझ गए? विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं? बेटा देखो, अब कहानी सुनो, कहानी। जो त्वरित आवेश होता है, कौन सा आवेश? त्वरित यानी डांसिंग। कौन सा? डांसिंग। जो डांस करता होता है, सीधे नहीं चलता, सीधे नहीं बैठता, कैसा कर रहा हो? डांस कर रहा होता है। अब सबसे बढ़िया डांस करने का तरीका है, आप आवेश को वृत्ताकार पाथ में घुमा दो, सबसे बेस्ट। किस पाथ में? क्योंकि आपको पता है कि वृत्ताकार पाथ की गति जो होती है वो त्वरित गति होती है। क्या होती है? क्योंकि इसमें त्वरण लगता है। बोलोगे कितना लगता है सर? अभिकेंद्र त्वरण AC बराबर mv² अपॉन कितना? तो वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, ये बात तो पता है ना। तो आवेश को अगर आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगें समझना है तो सबसे बढ़िया आवेश को आप जो है वृत्ताकार पाथ में घुमा दो। वृत्ताकार पाथ में सुनना, त्वरित गति करता हुआ आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। त्वरित गति करता हुआ आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। समझ में आया? अब भैया यहाँ पे घूम रहा है तो एक इसकी कोणीय वेग ω t होगा कि नहीं होगा? बोलो। कोणीय वेग ओमेगा होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? कैसा उत्पन्न करेगा? प्रत्यावर्ती। कैसा उत्पन्न करेगा? हाँ या ना? क्या हो गया यार? क्या क्या सीख के आए हो यार? प्रत्यावर्ती नहीं पढ़ा है क्या? गतिमान आवेश यहाँ से यहाँ जाता रहा है तो यार विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता था वोल्टेज? E बराबर E0 sin ω t। गजब करते हो यार, क्या बनाएगा यार? ये क्या मतलब, सब भूल गए? नहीं 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 नहीं, ये साइन लगा है तो क्या बनेगा? प्रत्यावर्ती बनेगा, लेकिन क्यों बनेगा? यहाँ पर डीसी का क्यों नहीं बनेगा? डीसी बनेगा। बहुत बढ़िया, पूरा मतलब सब कुछ गोल। भाई साहब यहाँ पर कोई कण चल रहा है, इसका एंगल थीटा बदलता जाएगा कि नहीं बदलेगा? यही तो पढ़ाया था प्रत्यावर्ती में। वोल्टेज E बराबर E0 sin ω t, हाँ या ना? E बराबर E0 sin ω t, वही वोल्टेज को V बराबर V0 sin ω t। भाई एक बात बताइए, क्या वोल्टेज आएगा तो बिना विद्युत क्षेत्र बिना विद्युत क्षेत्र के वोल्टेज आ जाएगा क्या? कहीं पर वोल्टेज है प्लस और माइनस है, कहीं पर भी प्लस और माइनस है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र है, हाँ या ना? कहीं पर भी वोल्टेज है, ये 2 प्लेटें लगी हुई हैं, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है? तो मतलब इसका मतलब बीच में क्या है? बस तो यही वो विद्युत क्षेत्र है। E बराबर E0 sin ω t। आया समझ में? ठीक। यह विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदल रहा कि नहीं बदल रहा है? और आपने पढ़ा है कि बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र बदलेगा मतलब फ्लक्स बदलेगा, विद्युत क्षेत्र बदलेगा मतलब, और फ्लक्स बदलेगा यानी चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। बोलो हाँ। फ्लक्स बदलेगा मतलब भैया फ्लक्स जहां वहां चुंबकीय क्षेत्र। तो भैया यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B बराबर B0 sin ω t। आया समझ में? बोलो हाँ या ना? बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है, हाँ या ना? बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता, हाँ या ना? और बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र d∅dt, d∅, चलो चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, d∅dt बराबर क्या होता है? E। क्या होता है? मतलब फिर से विद्युत क्षेत्र को जन्म देगा। मतलब बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र को बनाया, और बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बदलते हुए विद्युत, और यही इन दोनों में जुगलबंदी चलती रहती है। हम बदलेंगे तुम बदलोगे, हाँ या ना? विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे को बदलते रहते हैं और एक दूसरे को जन्म देते रहते हैं।
पापा मम्मी दोनों बनते रहते हैं। बोलो हाँ या ना? आया समझ में कि नहीं आया? आइए देखते हैं। तो भैया और ये ऐसे होते हैं कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। इस चीज का रीजन अभी पता नहीं चलेगा आपको कि ये लंबवत दिशा में क्यों होते हैं। इसके लिए आपको आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी। बस अभी मैं यहां पर ये स्टेटमेंट कोट करूंगा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के क्या होती है? लंबवत होती है। आइए, ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? ई विद्युत क्षेत्र, हाँ या ना? अब विद्युत क्षेत्र बदल रहा है भाई साहब। ये देखिए भैया, ये विद्युत क्षेत्र के बदलने की दिशा है। विद्युत क्षेत्र किस अक्ष में बदल रहा है? वाई अक्ष में। किस अक्ष में बदल रहा है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान ई नॉट, ये न्यूनतम मान क्या? माइनस ई नॉट। ये देखिए आपके सामने विद्युत क्षेत्र जा रहा है, दिख रहा है? तुमने उस दिन वो फोटो भेजी थी एनिमेशन, तुम्ही ने भेजा था वो एनिमेशन, बस वही एनिमेशन आने वाला है। ये विद्युत क्षेत्र आपके सामने मैं इधर से प्रोपोगेट कर रहा हूं, जा रहा है, हाँ या ना? ध्यान इधर दें कृपया। अब भैया चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत, इसके विद्युत क्षेत्र का तल कैसा वाला है कि नहीं है? है ना? विद्युत क्षेत्र का तल ये वाला है। अब मतलब ऊपर नीचे वाला इस तरीके से, हाँ या ना? अब चुंबकीय क्षेत्र का तल देखिए भाई साहब, ये वाला। बोलो हाँ, आया समझ में ना? चुंबकीय क्षेत्र का तल भाई साहब, शांत रहने का नहीं। विद्युत समझ में आ गया ना? जहां रुकना वहीं पर हाथ उठाना। चुंबकीय क्षेत्र का तल लंबवत, विद्युत क्षेत्र ये है, विद्युत क्षेत्र की दिशा वाई अक्ष है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक्स अक्ष, हाँ या ना? जेड अक्ष। कौन सा अक्ष? जेड अक्ष। ये देखो, ये विद्युत क्षेत्र इस दिशा में वाइब्रेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा? चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलो हाँ या ना? तो इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र वाइब्रेशन करेगा, इस दिशा में कौन करेगा? विद्युत क्षेत्र। बोलो हाँ। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? इधर विद्युत क्षेत्र वाइब्रेशन करेगा, इधर कौन करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये बना रहा हूं भाई साहब मैं चुंबकीय क्षेत्र, दिखा कि नहीं दिखा? समझने की कोशिश करो। ये पीछे की तरफ है, ये सामने है, ऐसे या ऐसे सामने निकला है, और वो कैसा निकला है? पीछे, हाँ या ना? फिर ये सामने निकला है, और फिर वो कहाँ निकला है? पीछे। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना? नहीं आया? देख गया? महसूस करो, जिस समय विद्युत क्षेत्र अधिकतम है उस समय जेड अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है? अधिकतम, हाँ या ना? गाना गा रहे हैं, जब तुम ज्यादा तो हम ज्यादा, जब तुम कम तो हम कम। जिस समय विद्युत क्षेत्र 0 है उस समय चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है? 0। और जिस समय विद्युत क्षेत्र अधिकतम है उस समय चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है? अधिकतम। देख लो बी नॉट, हाँ या ना? आया समझ में कि नहीं आया? तो भैया आपने देखा कि वाई अक्ष में कौन बदल रहा है? विद्युत क्षेत्र। जेड अक्ष में कौन बदल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र, हाँ या ना? तो ये वाई अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है? जेड अक्ष। बोलो हाँ। इन दोनों के लंबवत एक्स अक्ष होगा कि नहीं होगा? इन दोनों के लंबवत क्या होगा? एक्स अक्ष। तो इस अक्ष में चलेगी विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या चलेगी? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो भैया ये विद्युत क्षेत्र के वाइब्रेशन की दिशा, हाँ या ना? ये चुंबकीय क्षेत्र के वाइब्रेशन की दिशा यानी दोलन की दिशा, हाँ या ना? दोनों एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं? परपेंडिकुलर, हाँ या ना? भाई साहब सिर हिलाते रहो। तो हाँ, तो ये क्या हो गई? किसकी दिशा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रोपोगेशन की दिशा, संचरण की दिशा। किसकी? विद्युत चुंबकीय तरंग। मतलब तीनों एक दूसरे से कितने एंगल पे होते हैं? 90 डिग्री पे। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे तीनों एक दूसरे से कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे। आई बात समझ में ना? तो हाँ, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ले लो भाई, वो दूसरे अक्ष पे बन जाएगी। हाँ वो जेड वो बन जाएगी, दोनों की लंबवत होगी। बस आई बात समझ में ना? कोई दिक्कत? हाँ बेटा ठीक है, चलो आ गया समझ में? अरे वो तुम्हारे ऊपर है भाई, उस पर ज़्यादा लोड मत लो। चलो इधर आओ,
लिखो 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 लिखो, नया रूल नहीं बनाना अपन को, लिखो भाई, लिखो विद्युत, हाँ ये समझ में आ गया ना। बस अब मन में आराम से कल्पना करिए कि यहाँ से विद्युत क्षेत्र है, लाल कलर में वेरी कर रहा है, इधर सामने चुंबकीय क्षेत्र है, हरे कलर में वेरी कर रहा है, और दोनों के लंबवत जो है तरंग निकल रही है, दोनों के लंबवत जो जा रही है तरंग वो है विद्युत चुंबकीय तरंग। समझ में आ गया ना। और बाकी डायग्राम के लिए भाई साहब ग्रुप में डायग्राम पड़ा हुआ है बहुत सुंदर सा, एक बार टैग कर दो बेटा उसको और इनको दिखा देना, वो एनिमेशन ग्रुप में पड़ा हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। चलिए लिखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनकी प्रकृति बताइए। पहला क्वेश्चन लिखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनकी प्रकृति बताइए। लिखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के, जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलनों से बनती हैं, जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलन से बनी होती हैं, तथा ये दोलन, तथा ये दोलन यानी यही ऊपर वाला और सामने वाला है ना, ऐसा वाला और ऐसा वाला, ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के भी, तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं, तथा ये दोलन, ये जो दोनों दोलन होते हैं ये तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। हाँ लिखो, चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार विद्युत क्षेत्र, चित्र के अनुसार विद्युत क्षेत्र, देखो भैया चित्र में विद्युत क्षेत्र देखो किस तल में बदल रहा है, एक्स वाई में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। चित्र के अनुसार विद्युत क्षेत्र एक्स वाई तल में दोलायमान है। देखो चित्र के अनुसार विद्युत क्षेत्र एक्स वाई तल में दोलायमान है ना, एक्स वाई तल में दोलायमान। एक्स वाई तल में दोलायमान है, तथा चुंबकीय क्षेत्र कौन से तल में है बताओ, एक्स जेड में। किस में दोलायमान है, एक्स जेड में। चुंबकीय क्षेत्र देख लो कैसे, ये गया, बोलो हाँ, अंदर बाहर तो क्या हो गया, जेड है, और सामने भग रहा तो क्या है, एक्स है, हाँ या ना। नहीं जेड अक्ष नहीं बोलोगे, एक्स जेड बोलेंगे। तथा चुंबकीय क्षेत्र एक्स जेड तल में दोलायमान है। नहीं है समझ में भाई। देखो ये अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र का तल देखो, ये विद्युत क्षेत्र का तल कौन सा है, ये वाला है कि नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का तल ये वाला है कि नहीं है बताओ। विद्युत क्षेत्र इसमें घूम रहा था, बोलो हाँ। चुंबकीय क्षेत्र इसमें आ रहा है, हाँ या ना। दोलायमान है कि नहीं है। अरे बोल जेड एक्स बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स अच्छा आगे एक्स, अरे एक्स आगे आता है अल्फाबेट में, इसलिए एक्स मैंने आगे बोल दिया, जेड एक्स बोल दो है ना। एक्स वाई जेड होता तो एक्स आगे आता है तो एक्स जेड बोल दिया चलो तो भैया एक एक्स वाई में दोलायमान है और एक किस में दोलायमान है, एक्स जेड में, हाँ या ना, या जेड एक्स में जो कहना हो। तो दोनों के लंबवत जो अक्ष है वो कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है कि नहीं है बताओ। देखो ये वाली थाली भी, ये वाली थाली भी इसके लंबवत है, बोलो हाँ। और ये वाली थाली भी लंबवत है इस दिशा के, और ये वाली थाली भी लंबवत है, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो इसलिए ये दिशा बनेगी। लिखो चित्र के अनुसार विद्युत क्षेत्र एक्स वाई तल में दोलायमान है तथा चुंबकीय क्षेत्र एक्स जेड तल में दोलायमान है। अतः तरंग संचरण की दिशा, अतः तरंग संचरण की दिशा एक्स अक्ष के अनुदिश होगी। एक्स अक्ष के अनुदिश होगी। समझ में आया कि नहीं आया भैया। ये हो गई आपके पास विद्युत चुंबकीय तरंगें। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति बताओ भैया, कैसी प्रकृति है।
अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है? अनुप्रस्थ है। अगर संचरण की दिशा कंपन की दिशा के लंबवत हो, तरंग संचरण की दिशा तरंग कंपन की दिशा के क्या हो? 11वीं क्लास। रस्सी, हाँ या ना? तरंग संचरण की दिशा तो ये होती है, बोलो हाँ। मगर रस्सी में जो कंपन होता है वो कहाँ होता है? ऊपर नीचे, हाँ या ना? मतलब कंपन ये हो रहा, मगर चल यहाँ रहे हैं, चल रहे हैं इधर, मगर कंपन कहाँ हो रहा है? ऊपर नीचे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी तरंगे? लिखिए, इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। साउंड वेव कैसी? अनुप्रस्थ की अनुदैर्ध्य? गलत। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है। कंपन भी कहाँ होता है? जिग 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 जिग, हाँ है ना? और चल भी कहाँ रही? तुम्हारे कानों में, ऐसे नहीं चलती है, सीधे सीधे चलती है। समझ में आया? अरे फालतू बात कर रहे हो, तरंग एक प्रकार की नहीं होती ना, कई बार बताया ना। हाँ हाँ, इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। इनकी प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। ठीक है ना? अब ध्वनि तरंग के YouTube वीडियोस आज देख लेना, समझ में आ जाएगा कि ध्वनि तरंग जो होती है ऐसे चलती है। ऋतिक रोशन का डांस वाला, समझ गया ना? हाँ, लिखो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण, पहला सुनी लो, काफी है। ये तरंगे दोलायमान आवेशों से उत्पन्न होती हैं, बोलो हाँ या ना? हाँ, तो पहला है ये तरंगे दोलायमान अथवा त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती हैं, बोलो यस कि नो? अरे यार, सारी कहानी पढ़ लिया। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोलायमान आवेश से ही तो उत्पन्न हुआ था भाई साहब। इस वृत्ताकार पथ में कौन घूम रहा था? आवेश से ही तो घूम रहा था भाई साहब। लिखो, जबकि पहली लाइन थी मेरी पहली क्लास की कि आवेश के 3 प्रकार हैं। आवेश रुका रहेगा, आवेश गति करेगा, आवेश दोलनी गति करेगा, बोलो यस और नो? तो दोलायमान आवेश से ही तो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। लिखो, ये तरंगे दोलायमान या त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है। कोई बात नहीं, भूलना मनुष्य की प्रकृति है और वो आवश्यक भी है। ये तरंगे दोलायमान व त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है। दूसरा, ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, हाँ या ना? तीसरा, बताओ विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में संचरित होती कि नहीं होती हैं? होती हैं, इसलिए ये निर्वात में भी संचरित हो सकती है ना? किस लिए? ये गुण है इनका। विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में संचरित हो सकती हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी निर्वात में संचरित हो सकता है। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? और क्या बात करते हो यार? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कितना? R²। आप अगर चार्ज बस बढ़ाते जाओ, रख दो कितनी दूरी पर आपको रखना है, R बढ़ाते जाइए। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? बताया था ना मैंने? हाँ, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, याद आया? तो विद्युत क्षेत्र जब जा सकता है यार निर्वात में, तो साथ में अपना विद्युत क्षेत्र जाएगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग भी तो जाएगी, और चुंबकीय क्षेत्र भी जा सकता है, वो भी पढ़ा रखा है। B बराबर μ0/4 पाई, बोलो हाँ, आइडियल साइन थीटा अपॉन R²। और अगर चार्ज के लिए बात करो तो भैया μ0/4 पाई QV भी साइन थीटा अपॉन R²। याद आया? तो जब विद्युत क्षेत्र निर्वात में जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में जा सकता है, तो जब दोनों बदलते हुए एक साथ निर्वात में जाएंगे तो क्या विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में नहीं जाएंगी? जाएंगी ना? हाँ भाई साहब, हाँ भैया देखो, लिखो, ये तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। ये तरंगें निर्वात में एक नियत वेग से चलती हैं। ये तरंगें निर्वात में एक नियत वेग से चलती हैं, नियत वेग से चलती हैं, और जिसका मान है भाई साहब C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नोट कर लो, ये तरंगें निर्वात में एक नियत वेग से चलती हैं। C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है? हाँ, ये तरंगें निर्वात में एक नियत वेग से चलती हैं। C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला लिखो, अगला लिखो। अच्छा बेटा ये बताओ, ये तरंगें कण से तो बनी है, दोलित कण से तो बनी है, मगर तरंग के चलते समय क्या इसमें कोई आवेशित कण उपलब्ध है? जैसे कैथोड किरणों में, कैथोड किरणें किससे बनती है? इलेक्ट्रॉन से। किससे बनती हैं? पढ़े होगे केमिस्ट्री में, कैथोड किरणें
ऋण किरणें किससे बनती हैं? इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन को आप बीच में प्लस प्लेट दोगे तो इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, बोलो हाँ या ना? याद आया? इलेक्ट्रॉन को अगर आप नीचे माइनस लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएगा, क्योंकि प्रतिकर्षित हो जाएगा। हाँ, CRT कैथोड रे ट्यूब, CRT वाला एक्सपेरिमेंट। तो भैया इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, कण मौजूद है। क्या इन तरंगों में कोई कण मौजूद है? नहीं, इनमें कोई कण मौजूद नहीं है, इनमें क्षेत्र मौजूद है। समझ में आया ना? इसलिए कोई कण मौजूद नहीं है, इसलिए इन पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिखिए। हाँ, कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं यार। एक बात बताओ यार, मैं जितनी भी तुम्हें कण वाली तरंगे बताऊंगा या तो इलेक्ट्रॉन से बनी है, या धन किरणें बनी है, धन किरणें बनी है, ऋण किरणें बनी है, दोनों ही बेटा आवेशित कण से बनी हुई हैं। अब ये मुझे बताओ, जब तक आवेश नहीं होगा इन कणों के ऊपर, अगर आवेशित कण हैं तो इन पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि आवेशित कणों पर विद्युत बल लगता है और चुंबकीय बल लगता है। और भैया जब आवेश ही नहीं है तो काय का बल? हाँ या ना? और विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। तो लिखो लिखो, ये तरंगें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा अप्रभावित होती हैं। ये तरंगें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अप्रभावित होती हैं, अप्रभावित होती है। हाँ ठीक है बेटा, ये तरंगें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अप्रभावित होती हैं। अच्छा ये बताओ, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन यहां पर आपको कैसे दिख रहे हैं? लंबवत तो हैं, मगर इनका नाम क्या है? ज्यावक्रीय। क्या बोलते हैं? साइन फॉर्म, साइन वेव वाले। लिखो, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के दोलन, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्रों के दोलन ज्या लिख करके ये हटा देना, ज्यावक्रीय। ठीक है ना? ज्या नहीं होता है, ज्यावक्रीय। हाँ, ज्यावक्रीय। हाँ वो होता है, उधर होता है। ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, लिखो लिखो लिखो, उसको अब कुछ भी बना दिया जाता है बोल करके, अपना अपना लेखो है। ये देखिए, ज्यावक्रीय, ज्यावक्रीय। ठीक है, कौन सी लाइन बोलो भैया? ये बताओ, इसमें कोई आवेशित कण है क्या? ये जो तरंग जा रही है इसमें, इस तरफ, क्या कोई आवेशित कण है? नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परेशान करेगा? कुछ भी कर लो, परेशान कर ही नहीं सकता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परेशान करता है किसको? आवेशित कणों को, आवेशित कणों को। समझ गया ना? लास्ट लाइन लिखो, लास्ट लाइन लिखो। ये बताओ, ध्यान से इधर देख करके बताओ कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र किस कला में है? समान कला में कि विपरीत कला में? समान कला में। जब मैं अधिकतम तो तुम भी अधिकतम, और जब मैं न्यूनतम तो तुम भी। तो लिखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों में दोलायमान विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र समान कला में होते हैं। दोलायमान विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र समान कला में होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में दोलायमान विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र समान कला में होते। दोलायमान मतलब दोलन करते हुए, दोलन करने वाले जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हैं वो किस कला में है? समान कला में। बोलो है कि नहीं है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगला लिखो क्वेश्चन, लास्ट कल का क्वेश्चन लिखिए, लगभग लिखो। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को विस्तार पूर्वक समझाइए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को विस्तार पूर्वक समझाइए। अब आपके मन में एक प्रकार जानने की इच्छा बनी होगी शायद कि सर जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? हाँ या ना? कितने प्रकार की का मतलब, इनकी अगर फ्रिक्वेंसी कम करते जाओ, क्या करते जाओ? कम। ये देखो, अभी ये इतना दूर का एक चक्कर है, बोलो हाँ। अगर फ्रिक्वेंसी कम करते जाओगे तो मान लो
ये 1 सेकंड में इतने सारे चक्कर आ गए, मतलब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, मतलब एक तरंग ये हूँ, मैं मान लो एक तरंग हूँ, अब मैं एक मेरा वाइब्रेशन देखो, ये एक वाइब्रेशन है, हाँ या ना। अब दूसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका शायद उससे भी तेज मैं कर नहीं पाऊंगा, चौथा उससे भी तेज, समझ गए ना। जब बहुत तेज वाइब्रेशन बन जाएंगे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग के टॉप वाले वाइब्रेशन, गीगा हर्ट्ज, कितने हर्ट्ज, यानी 10 की पावर 9 हर्ट्ज विध्वंसक तरंग बनेगी। सबसे लास्ट में जो बनेगी गामा रेस, कौन सी रेस, गामा रेस, समझ में आया। हाँ, गामा रेस सबसे खतरनाक वाली बनेगी, परमाणु वाली, वही समझ में आया। तो कल अपन देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग अपनी आवृत्ति के हिसाब से कितनी कमजोर से लेके कितनी खतरनाक हो सकती है, उसको बोलेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, वो परमाणु को डिस्ट्रॉय करा जाता है, परमाणु को तोड़ा जाता है, तोड़ने के प्रयास किए जाते हैं, वो सब इसी से आएगा, एक्सरे, गामा रे, है ना, कल पढ़ेंगे। थैंक यू।